हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका एजुकेटर कुणाल और आज हम बात करेंगे GS3 की टॉपिक लैंड रेवेन्यू एंड रिफॉर्म्स की। हम आज बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 की, राइट? बिकॉज अर्लियर वी हैड अ डिस्कशन ऑन लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 1 ऑफ द सेम टॉपिक, राइट? हम लेक्चर 2 एंड लेक्चर 1 सेम टॉपिक का पहले ही कवर कर चुके हैं, राइट? अब देखिए, मैंने टॉपिक आपको 3 लेक्चर की सीरीज में कवर कराया है। ये हमारा थर्ड लेक्चर होगा इस पर्टिकुलर सीरीज का इस टॉपिक के लिए, राइट? जब हमने बात की थी लेक्चर 01 की, उसके अंदर हमने बात किया था प्री ब्रिटिश फेज की, राइट? कि क्या क्या लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स थे प्री ब्रिटिश फेज में। फिर हम लोगों ने इसमें देखा था कि मुगल्स के टाइम पे क्या क्या रेवेन्यू रिफॉर्म्स हुए, जिसमें मुगल्स का रोल रहा। मेनली यहाँ पे हमने बात की थी अकबर की, कि किस तरीके से अकबर ने शेर शाह सूरी का जो मॉडल है वो फॉलो किया था लैंड रेवेन्यू एंड रिफॉर्म्स का। फिर हम लोगों ने बात की थी मराठास की, कि किस तरीके से मराठास ने अपना एक मॉडल बनाया और उसको फॉलो करा शिवाजी के रूल के अंडर, विच वॉज ऑफ सरदेशमुखी एंड चौथ, राइट? ये दो मॉडल्स थे टैक्स कलेक्शन के। एक था इंडिजीनियस, मतलब अपने ही पर्सनल लोगों से जो उनकी टेरिटरी के अंदर हैं, और एक था जो उनकी टेरिटरी के बाहर है, दैट इज द नॉन टेरिटरी वंस। अगर आप लोग देख रहे हैं लेक्चर और आपने मुझ मेरे पहले के लेक्चर्स देखे हैं, तो मुझे ये बताइए कि सरदेशमुखी और चौथ में से किस पर्टिकुलर टैक्सेशन सिस्टम के अंदर 1/4 ऑफ द लैंड प्रोड्यूस देने का प्रोविजन है, राइट? 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस देने का प्रोविजन सरदेशमुखी में है या चौथ में है, राइट? आप लोग लिखिएगा आंसर कमेंट्स में, आई वुड एक्चुअली रियली अप्रिशिएट दैट, राइट? फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े थे, हम आए थे लेक्चर नंबर 2 पे। लेक्चर नंबर 2 में हमने बात की थी कि ब्रिटिश फेज में क्या क्या लैंड रेवेन्यू एंड रिफॉर्म्स हुए थे, राइट? बेसिकली यहाँ पे रिफॉर्म्स कुछ ज़्यादा थे, जैसे स्टार्ट विद परमानेंट सेटलमेंट, then you have Royat Wali system, then you have Mahal Wali system, and then you have the तालुकदारी और तालुकदार सिस्टम। हम लोगों ने पढ़ा था किस तरीके से ये चारों सिस्टम्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं, एंड कौन कौन से एमिनेंट पर्सनालिटीज जो वाइस रॉयस हुए हैं आगे जाके, राइट? वो इनमें से हर एक के पीछे, मतलब किसके पीछे कौन एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल है लॉन्च करने के लिए, एंड किसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिस्टम को लॉन्च करने में, राइट? अब देखिए, आज हमारा लेक्चर 3 है इस पर्टिकुलर सीरीज का। आज हम बात करेंगे द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड, जिसको हम कहते हैं द पोस्ट ब्रिटिश पीरियड, राइट? कि क्या क्या रिफॉर्म्स हुए थे पोस्ट ब्रिटिश या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में, मतलब आज़ाद भारत में क्या क्या लैंड रेवेन्यू एंड रिफॉर्म्स हुए थे। ओके फ्रेंड्स, चलिए, बिफोर वी स्टार्ट I would like to tell you all that we have various page groups for MPPSC, UPPSC prelims and mains and for various other optionals, right? इन सब की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं जिन पे आप संपर्क कर सकते हैं हमारे पेज ग्रुप्स को ज्वाइन करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो हैव एन एग्रीकल्चर ऑप्शनल। आप में से जिन भी लोगों का एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं हमारे एग्रीकल्चर ऑप्शनल की। डेफिनेटली आपको बेनिफिट करेगा। इवन जो आपके जीएस के पेपर्स हैं उनके अंदर भी, GS3 के पेपर्स के अंदर कई टॉपिक्स हैं जो एग्रीकल्चर के लेक्चर्स के अंदर भी थोड़ा सा ब्रीफली कवर हो जाते हैं। हालांकि इन डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा उन टॉपिक्स को GS3 के लिए, बट एक बेस आप लोगों का रेडी हो जाता है अगर आप लोगों ने एग्रीकल्चर के लेक्चर्स देखे हुए हैं कुछ। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, वेल डेफिनेटली जिन लोग का एग्रीकल्चर ऑप्शनल है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा हमारा एग्रीकल्चर का पेड ग्रुप, राइट? एंड दी एंटायर लेक्चर सीरीज। और दोस्तों, हमारा एक पार्टनर चैनल है दैट इज स्टडी फॉर एग्जाम्स। उसके अंदर आप में से जो भी लोग CSAT लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश की, राइट, वो हमारे इस पार्टनर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आई एम श्योर आप सबको इन वीडियोस से, इन लेक्चर सीरीज से डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा अपने CSAT में मिनिमम कट ऑफ मार्क्स सिक्योर करने में, राइट? चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस हैव अ लुक एट कि हमारे आज के सेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। देखिए,
फर्स्ट इज द पोस्ट ब्रिटिश और इंडिपेंडेंट इंडिया, सेकंड इज जमींदारी एबॉलिशन एक्ट, थर्ड है हमारा लैंड सीलिंग्स एक्ट, फिर हम पढ़ेंगे वेरियस एग्रेरियन एंड टेनेंसी रिफॉर्म्स, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे क्या इम्पैक्ट हुए लैंड रिफॉर्म्स के इंडिया पे, एंड टूवर्ड्स दी एंड हम करेंगे डिस्कस क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स फेवर में हैं, क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में हैं वेरियस लैंड रिफॉर्म्स के, राइट। चलिए ऑन दिस नोट वी स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज पोस्ट ब्रिटिश इंडिपेंडेंट इंडिया, राइट। देखिए क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे एग्रेरियन स्ट्रक्चर के जो इंडिपेंडेंट इंडिया ने इनहेरिट करे। फर्स्ट ऑफ ऑल था एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, राइट। देखिए अगर आप लोगों ने हमारा लास्ट लेक्चर देखा है, लेक्चर 2 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ एब्सेंटी लैंड ओनरशिप और लैंडलॉर्डिज्म। इसमें होता क्या है कि जो आपका लैंड का ओनर है, राइट, वो लैंड ले लेगा और वो लैंड होगी विलेज एरिया में, और जो आपके रॉयट्स हैं या फिर जो आपके कल्टीवार्स हैं वो लैंड को विलेज एरिया में कल्टीवेट करते रहेंगे। लेकिन जो आपका ओनर है ये सिटी एरिया में या फिर एक अर्बन सेटअप में ड्वेल करेगा, मतलब रहेगा। ये मतलब होता है एब्सेंटी लैंड ओनरशिप या एब्सेंटी लैंड लॉर्डशिप का। दैट मीन्स कि जो आपका ओनर है वो उस पर्टिकुलर लैंड पर मौजूद नहीं है, वो वहाँ से दूर है, लेकिन यस उसको अपनी लैंड से प्रोड्यूस आता रहा है और आ रहा है, मतलब आता रहेगा प्रोड्यूस अपनी लैंड से, राइट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एब्सेंटी लैंड ओनरशिप और लैंड लॉर्डिज्म। Next is the exploitation of tenants through high rents and insecurity of tenure। देखिए अब जो टेनेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा रेंट देना पड़ रहा था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और जो मिडिलमैन हैं उनको, राइट। एंड जो इनसिक्योरिटी है टेन्योर की वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी, ठीक है। तो जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तब भी यही सारे बेसिक फीचर लेके हमारा भारत आगे बढ़ा आज़ाद होने के बाद। उसके बाद है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। जो लैंड आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट हुई, जैसे कोई एक पर्सन है जो कि एक फार्मर है, राइट। अब जो फार्मर है इनकी लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इनके बेटों में, इनके सन्स में, राइट। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये अनइक्वल था, एंड डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका अनइक्वल फॉर्मेट में हुआ है, तब भी जो रेंट है, जैसे एक छोटा सा पीस का लैंड है, राइट, तो जिस पर्टिकुलर हाइटर को ये छोटा सा पीस ऑफ लैंड मिलेगा उसको भी रेंट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को वो ऑलमोस्ट पूरी लैंड के बराबर ही देना पड़ेगा। मतलब कि जो लैंड है, जो रेंट है उस पर्टिकुलर लैंड का वो कंसिडरेबली रिड्यूस नहीं हुआ, लेकिन जो आपको देना पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी को वो उतना ही था। तो यही फीचर इंडिपेंडेंट इंडिया ने भी इनहेरिट किया ईस्ट इंडिया कंपनी से। नेक्स्ट है आपका टाइनी एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। देखिए छोटे और टुकड़ों में होल्डिंग हो गए, मतलब लैंड को होल्ड करना। जैसा मैंने आपको पहले एग्जांपल लिया, ये ऐसा एक लैंड का पीस है मान लीजिए, इस तरीके से इसके अलग अलग टुकड़े हुए हैं, यहाँ पे इसके 5 टुकड़े हो रहे हैं, राइट। अब ये क्या है, एक टुकड़ा बहुत छोटा है एंड ये अलग अलग तरीके से बट गया है, लेकिन जो रेंट है वो अब भी हाई ही रहेगा, राइट। तो ये है आपका टाइनी एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ एडिक्वेट इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस टू एग्रीकल्चर। जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस है एग्रीकल्चर के लिए, राइट, मतलब जो अलग अलग इंस्टीट्यूट से, जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनसे जो फंड मिलता है एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए, उसमें कोई रेगुलरिटी नहीं थी एंड वो कंसिडरेबली कम था। शायद यही रीज़न था कि ग्रीन रेवोल्यूशन के आने तक जो भारत है वो अपना मैक्सिमम ग्रेन्स इंपोर्ट किया करता था, विच वॉज एज हाई एज 10,000 मिलियन डॉलर बिटवीन द पीरियड ऑफ 1951 टू 53। अब देखिए उस पीरियड में 10,000 मिलियन डॉलर वॉज एक्चुअली अ वेरी बिग अमाउंट, राइट। इतने बड़े अमाउंट में अगर आपको सोचिए इंपोर्ट करना पड़ रहा है, दैट टू एट द टाइम ऑफ 1951 और 53, दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग डील, बहुत बड़ी बात है ये। दैट मीन्स कि हम कम्प्लीटली डिपेंडेंट थे, बिकॉज देखिए जो ब्रिटिशर्स थे उनका मेन तरीका था काम करने का कि फोकस किया जाए कैश क्रॉप्स के ऊपर, राइट, ताकि जो इकोनॉमी है
वो कैश क्रॉप्स उस इकोनॉमी के लिए एज बूस्टर काम कर सकें। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, जो एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, जो पीजेंट्स हैं, जो पीजेंट्री क्लास है, जो फार्मर्स हैं, वो जो ग्रेन है, जो ग्रेन्स है, जो और अलग अलग क्रॉप्स हैं जो सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट हैं, ताकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, कैलोरी डेफिशिएंसी ना हो, वो सब कभी ग्रो ही नहीं कर पाए, उनको उगा ही नहीं पाए। राइट। तो इसीलिए जो कंप्लीट डिपेंडेंसी है वो हमारी इंपोर्ट्स के ऊपर बढ़ गई एज सुन एज द इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, दैट इज एज सुन एज इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एग्रेरियन स्ट्रक्चर इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट कंप्राइजिंग ऑफ लैंड टेन्योर एज वेल एज क्रेडिट एंड मार्केटिंग। तो जो एग्रेरियन स्ट्रक्चर है वो कई सारी चीज़ों को अपने अंदर इन्वॉल्व करके चलता है, दैट इज आपके लैंड का टेन्योर एज वेल एज क्या क्रेडिट है और क्या मार्केटिंग है। इसीलिए जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स हैं उनका मतलब है करेक्टिव मेजर्स इन लैंड टेन्योर सिस्टम, मतलब करेक्टिव मेजर्स होंगे लेकिन लैंड टेन्योर सिस्टम में, क्रेडिट में एंड मार्केटिंग में। ऑन दी अदर हैंड जो कॉन्सेप्ट है लैंड रिफॉर्म्स का, ये करता है रिलेट, ये क्या है, एक बेसिक सब पार्ट है एग्रेरियन रिफॉर्म्स का, एक सब पार्ट है, एक सबसेट है लैंड रिफॉर्म्स। ये एक नैरोअर, एक छोटा कॉन्सेप्ट है एज कम्पेयर टू एग्रेरियन रिफॉर्म्स, एंड ये रिलेट करता है करेक्टिव मेजर्स इन प्रेवलेंट लैंड टेन्योर सिस्टम, कि जो लैंड टेन्योर सिस्टम अभी है उसमें क्या क्या करेक्टिव मेजर्स प्रोवाइड करे जाएंगे। ठीक है, नाउ लैंड ओनरशिप वॉज हाईली अनइक्वल एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आज़ादी के टाइम पे जो लैंड का ओनरशिप था, राइट, बिकॉज कुछ लोग थे उनके पास बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड था, राइट, एंड कुछ थे जो सिर्फ 1 बीघा या 2 बीघा से ही काम चला रहे थे। ठीक है, तो वो लोग क्या है, उतना एफिशिएंटली प्रोड्यूस को ग्रो नहीं कर पा रहे थे कि वो उसको मार्केट में ले जाके सेल ऑफ कर सकें और उससे एक लिविंग बना सकें। वो सिर्फ जो उगा रहे थे उसी को खा के अपनी लाइफ को सस्टेन कर रहे थे। एंड कुछ के पास बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड था विच वर एक्चुअली द मनी लेंडर। जो पहले के मनी लेंडर्स थे, जो मुनीम थे, उन लोग के पास इतना बड़ा पीस ऑफ लैंड था कि उन लोगों ने अभी भी अपने अंडर में कई सारे लैंडलेस एग्रीकल्चरलिस्ट एंड लेबरर्स को रखा हुआ था इन सब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने के लिए। एंड वो अभी भी अपने एंड पे बेस्ट पॉसिबल ट्राई कर रहे थे कि वो एक्सप्लॉइट करें इनको। तो ये थे कुछ हाइलाइट्स जो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में प्रेवलेंट थे। ठीक है, ना देयर वॉज अ पैरासाइटिक क्लास ऑफ इंटरमीडियरीज, जो मैंने बताया मनी लेंडर्स, जो प्रोडक्शन में कोई रोल प्ले नहीं करते, दे वर लाइक लीच फॉर द एंटायर सिस्टम। ऑन दी अदर हैंड द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ एक्चुअल कल्टिवेटर्स वर ईदर टेनेंट्स और सब टेनेंट्स। जो बहुत बड़ा मेजॉरिटी था एक्चुअल कल्टिवेटर्स का, या तो वो खुद टेनेंट थे या फिर इवन टेनेंट्स ने भी कुछ लोगों को हायर कर रखा था, दैट मीन सब टेनेंट्स थे जिनका टेन्योर का कोई सिक्योरिटी नहीं था। राइट, अब एक डेफिनेशन है, एक बेसिक कॉज बताया है। नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने 1976 में कहा था कि यही सब जो हैं रूट कॉज थे कि क्यों क्रॉनिक क्राइसिस हुआ, जिसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी गिर गई इंडिपेंडेंस को अटेन करने के बाद। अब देखिए, इंडिपेंडेंस से पहले देयर वर 3 मेजर सिस्टम्स ऑफ लैंड टेन्योर। ठीक है, ये मैं आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ लेक्चर नंबर 2 के अंदर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट को अभी खोल सकते हैं जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, और इस वीडियो को यहीं पे एक बार पॉज करके एक बार लेक्चर नंबर 2 देख के दोबारा वापस आ सकते हैं। राइट, नाउ जमींदारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस वॉज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड इट इन द ईयर 1793 थ्रू द परमानेंट सेटलमेंट दैट फिक्स द लैंड राइट्स। जो परमानेंट सेटलमेंट था उसने लैंड के ऊपर राइट्स को फिक्स कर दिया था, एंड ज़मींदार्स को दे दिया था परपेचुइटी, दैट मीन्स बिना एंडिंग के, जिसमें कोई प्रोविज़न नहीं था फिक्स रेंट का या ऑक्यूपेंसी राइट्स का। किनके लिए, जो लोग एक्चुअली में राइट्स हैं या फिर कल्टिवेटर हैं उन्हें कोई फिक्स रेंट या ऑक्यूपेंसी राइट नहीं मिलते थे। अब क्या है, परमानेंट सेटलमेंट के अंदर ज़मींदार जो हैं ये ज़्यादा इंटरेस्टेड थे हायर रेंट में देन इन एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट। ऑब्वियसली बात है, जो ज़मींदार हैं दे वांट मोर रेंट बिकॉज दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि राइट्स या फार्मर्स
क्या गेन कर रहे हैं या उन्हें कुछ एडवांटेज हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। नाउ ड्यूरिंग द अर्ली 19th सेंचुरी efforts were made to undo the adverse effects of permanent settlement. ओके, बिगनिंग में कुछ एफर्ट्स थे, कई सारे नए सिस्टम भी आए थे, इवन पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम में भी आए थे, लेकिन इस सिस्टम को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सका। एंड टू प्रोवाइड फॉर सम टेम्पररी सेटलमेंट एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी, कुछ टेम्पररी सेटलमेंट प्रोवाइड करने के लिए। अब देखिए कि ये क्या थे मेजर्स। रेगुलेशन 7/1822 एक्ट का जो है ये प्रोवाइड करता है टेम्पररी सेटलमेंट फॉर द पीरियोडिक सेटलमेंट इन पार्ट्स ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस। दैट मीन्स उत्तर प्रदेश जो जिसको हम अब जानते हैं, वहाँ पे रेगुलेशन 7/1822 एक्ट पास किया गया था ताकि एक टेम्पररी सेटलमेंट के प्रोविजंस वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएं। नाउ मद्रास एंड बॉम्बे में जो रॉयट वाले सिस्टम है वो प्रेवलेंट था। हम लोगों ने पढ़ा था लेक्चर नंबर 2 के अंदर कि कहाँ कहाँ पे अकरेंस सिस्टम का जो हर एक राइट था उसको लॉ द्वारा ये माना गया था कि वो अपनी लैंड का प्रोपराइटर है, मतलब द सोल ओनर है, और उसी के पास ट्रांसफरेज का भी, मॉर्टगेज का भी एंड सबलेट, राइट। दैट मीन्स वो खुद भी अपनी लैंड किसी और को दे सकता है, राइट। मतलब कि सब टेनेंसी जिसे बोलते हैं, क्या कहते हैं, सब टेनेंसी। ये सारे राइट्स जो हैं थे और ये बाय लॉ रिकॉग्नाइज थे, ठीक है। मोर ओवर जो यूपी के पार्ट्स थे और जो पंजाब था, रेगुलेशन 7/1822 एक्ट एंड रेगुलेशन 9/1833 एक्ट ये प्रोवाइड करता है माहलवाड़ी सेटलमेंट का। देखिए रेगुलेशंस जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, राइट। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, स्पेशली जो आपका यूपी पीसीएस है, ये आपसे प्री लेवल में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा रेगुलेशन यूनाइटेड प्रोविंसेस में पास हुआ था, राइट। नाउ विद द एंटायर विलेज कम्युनिटी दिस रिक्वायर्ड ईच पीजेंट, मतलब जितना भी पीजेंट है उस कम्युनिटी का, उसको टोटल रेवेन्यू डिमांड ऑफ द विलेज पे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपनी होल्डिंग के हिसाब से। मतलब स्टिल देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ लीनियंसी बीइंग गिवन, एंड सिर्फ लीनियंसी ही नहीं दी गई थी, एक सेट स्ट्रक्चर था कि कुछ बेसिस जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाया गया है कि आपकी होल्डिंग जितनी बड़ी है, आपका प्रोड्यूस जैसा है, उसके हिसाब से ही आपको कंट्रीब्यूट करना होगा। अब क्या हुआ, 1885 में हुआ आपका बंगाल टेनेंसी एक्ट, ठीक है। इसमें क्या था, जो ऑक्यूपेंसी राइट्स हैं वो राइट्स को दे दिए गए जो कंटिन्यूस पोजेशन में थे लैंड के 12 साल तक। जो टेनेंट है, अब लैंडलॉर्ड उसको निकाल नहीं सकता था जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता हो, ठीक है। देखिए मैं आपको हिंदी में पूरा एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज कुछ टेक्निकल टर्म्स भी हैं यहाँ पे, तो ताकि आप लोग को समझने में तकलीफ ना हो। पूरा जो एक बार रीड करना है या आप लोग के ऊपर है, मैं आपको हिंदी में एक बार पूरा एक्सप्लेन साथ साथ कर रहा हूँ ताकि एक अंडरस्टैंडिंग भी आपकी डेवलप होती जाए, एंड जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है मैं उसके नीचे हाईलाइट भी आपके लिए करता जा रहा हूँ। Similarly, we have Bihar Tenancy Act of 1885 and Odisha Tenancy Act of 1914. इसने क्या किया, ऑक्यूपेंसी राइट्स दे दिए टेनेंट्स को। अब जो मद्रास टेनेंसी एक्ट है 1908 का, इसने प्रोटेक्शन के राइट्स दिए राइट्स के लिए एविक्शन से, जब तक वो अपना रेंट देते रहे। पर यहाँ भी क्लॉज था कि रेंट देते रहें। पर हुआ क्या, जो मेजॉरिटी है सभी कल्टीवेटर का वो था अनरिकॉर्डेड। डेफिनेटली इट वॉज अनरिकॉर्डेड टेनेंट्स, वो भी टेनेंट्स एट विल थे। अब ये लेक्चर 2 में मैंने बता रखा है टेनेंट्स एट विल का मतलब, ठीक है। सो जो भी ये लीगल मेजर्स हैं ये बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं ला पाए बिकॉज बहुत एक्सटेंसिव और वाइड स्प्रेड फॉलो इनका हो ही नहीं पाया। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीरियन रिफॉर्म्स आर एज फॉलोज। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है एग्रीरियन रिफॉर्म्स के, चेंज द अनइक्वल एंड अनप्रोडक्टिव एग्रीरियन स्ट्रक्चर, रिमूव एक्सप्लॉयटेटिव एग्रीरियन रिलेशंस, इनको बोलते हैं पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप, प्रमोट एग्रीकल्चर ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है ज़मींदारी एबॉलिशन एक्ट। यूपी, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश में सरप्लस लैंड कॉन्फिस्केट की गई ज़मींदार्स के द्वारा। जैसा आपका गोलकनाथ केस है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रूल दिया कि जो ज़मींदारी एबॉलिशन एक्ट के प्रोविज़न हैं ये आर्टिकल 31 के साथ जो हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के, उससे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो इसीलिए जो पार्लियामेंट है उसको आर्टिकल 31 रिमूव करना पड़ा। लेटर जो आपका लैंड सीलिंग एक्ट आया, ये कई सारे स्टेट ने पास करा,
मोस्ट नोटेबल लैंड रिफॉर्म्स हुए थे केरला एंड वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे ऑपरेशन बरगा भी लॉन्च हुआ था। जो तैयारी कर रहे हैं वेस्ट बंगाल पीसीएस की, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड वैसे भी इम्पॉर्टेंट है कि ऑपरेशन बरगा क्या है और कहाँ लॉन्च हुआ था। कुछ पॉकेट्स थे इंडिया के, जैसे कि आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, राइट। वहाँ पे काफ़ी स्टेप्स लिए गए लैंड रिफॉर्म्स के लिए। लेकिन जो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार है, यहाँ पे विद इन कम्युनिटी, मतलब कि जो आपका इंट्रा कम्युनिटी क्लैशेस आपको देखने को यहाँ पे मिले। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उन्होंने अपॉइंट किया एग्रीरियन रिफॉर्म्स कमेटी अंडर जेसी कुमारप्पा। इन्होंने इन डेप्थ स्टडी करी एग्रीरियन रिलेशंस की जो कंट्री में है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1949 में, जिसने कंसिडरेबल इम्पैक्ट डाला था इवोल्यूशन ऑफ एग्रीरियन रिफॉर्म्स पे इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। कमेटी ने क्या रिकमेंड किया कि जितने भी इंटरमीडियरीज हैं स्टेट और टिलर के बीच में, उनको एलिमिनेट करना चाहिए, और जो लैंड है वो टिलर्स को, मतलब कि जो आपके रॉयट्स या कल्टीवार्स हैं, उन्हीं को मिलनी चाहिए, बट सब्जेक्टेड टू सर्टेन कंडीशंस, जो कंडीशंस कोर्ट ले डाउन करेगा। अब जो कई सारे एग्रीरियन रिफॉर्म मेजर्स हैं जो आपके इंडिपेंडेंस के बाद लिए गए, वो मैं आपको बताऊंगा। As already mentioned, the term land reforms refers to reforms undertaken in the land tenure system, like abolition of intermediaries, fixation of ceilings on land holdings, and redistribution of surplus land among landless or semi-landless peasants. अब देखिए, besides any special measures adopted to prevent the alienation of tribal land, यहाँ पे बात ट्राइबल लैंड की हो रही है, एंड कंसोलिडेट मतलब एक साथ करना फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स को, जो अलग अलग होल्डिंग्स हैं, राइट। देर इज़ अ ब्रॉडर कंटेक्स्ट टू एग्रीरियन रिफॉर्म्स। फर्स्ट है आपका यहाँ पे एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, ठीक है। जो कुमारप्पा कमेटी है, उन्होंने बताया कि जितनी भी इंडियन स्टेट्स हैं, ये लेजिस्लेशन को एनेक्ट करें फॉर द एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट टेन्योर्स 1950s में। ऑल दो द नेचर, जो नेचर है और जो इफेक्ट है ऐसे लेजिस्लेचर्स का, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, मतलब इट विल डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर जियोग्राफिकल कंडीशंस एंड द फिजिकल कंडीशंस एंड ऑल्सो द इकोनॉमिकल एंड सोशल कंडीशंस ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट। जो आपका वेस्ट बंगाल है, जम्मू एंड कश्मीर है, लेजिस्लेशन है, इनके लिए जो इंटरमीडिएट टेन्योर्स हैं, इनको एबॉलिश करने के लिए साथ साथ में सीलिंग्स जो है लैंड होल्डिंग पे, ये भी लगा दी गई। सीलिंग का मतलब क्या है कि कोई पर्टिकुलर लैंड होल्डिंग है, अब ये क्या है, आपकी इंडिविजुअल लेवल पे होती है लैंड होल्डिंग, कि आपने कितनी लैंड रखी है, फैमिली लेवल पे होती है, देन यू हैव लैंड होल्डिंग एट कम्युनिटी लेवल, एंड देन यू हैव इट एट द विलेज लेवल। तो जितने भी लेवल पे लैंड होल्डिंग्स हैं, उन सब के लिए अलग अलग सीलिंग्स लगा दी गई, ठीक है, ताकि एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। आगे पढ़ेंगे क्या फ़ायदा हुआ इन सीलिंग से। और जो स्टेट्स हैं वहाँ पे इंटरमीडियरीज को अलाउ कर दिया गया कि लैंड की पोजीशन आप रखें अपने पर्सनल कल्टीवेशन के अंदर, लेकिन जो लिमिट है वो सेट करी जाएगी। और सीलिंग लॉस पास हुए 1960s में, राइट। नाउ एज अ रिजल्ट हुआ क्या कि काफ़ी सारा टाइम बचा इंटरमीडियरीज के लिए कि वो अपना जो नामी बेनामी ट्रांसफ़र है लैंड का, लीगल इलीगल ट्रांसफ़र, वो कर सकें, राइट। तो ये उनके लिए एडवांटेजेस हो गया बिकॉज दे गॉट बिग अमाउंट ऑफ टाइम। इसके अलावा कुछ स्टेट्स में क्या हुआ कि जो लॉ अप्लाई हुआ वो सिर्फ टेनेंट की इंटरेस्ट के लिए ही अप्लाई हुआ, लाइक जो है सैरती महल, ठीक है, और ये एग्रीकल्चर होल्डिंग के लिए अप्लाई ही नहीं हुआ। तो कई सारे जो बड़े इंटरमीडियरीज हैं वो अभी भी रहे, जबकि जो ज़मींदारी सिस्टम है वो फॉर्मली तो एबॉलिश हो चुकी है, लेकिन कुछ जो बड़े ज़मींदार हैं, जो बड़े इंटरमीडियरीज हैं, वो अभी भी अपनी फॉल्स प्रैक्टिसेस एंड पैसे के दम पे एग्जिस्ट करते रहे, सस्टेन करते रहे सिस्टम में। एंड एक एस्टीमेट है कि जो लीगल एबॉलिशन हुआ इंटरमीडियरीज का 50s एंड 60s के बीच में, वो लगभग 20 मिलियन कल्टीवेटर्स का था कंट्री में, जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट के कॉन्टैक्ट में आ गए। सो दिस वाज अ बिग स्टेप इन दी लैंड रिफॉर्म्स। नेक्स्ट आपका आया टेनेंसी रिफॉर्म्स। जो एग्रीरियन रिफॉर्म्स कमेटी है उसने रिकमेंड किया है अगेंस्ट एनी सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन बाय टेनेंट्स, मतलब कोई भी सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन हो टेनेंट्स का, और मेंटेन करा है, कहा है कि लैंड की जो लीजिंग है ये प्रोहिबिट करी जाए एक्सेप्ट इन द केस ऑफ विडोज, विडो के जो माइनर्स हैं उनके लिए और डिसेबल्ड लोगों के लिए, वरना जो भी आपका लैंड लीजिंग है ये प्रोहिबिट किया जाए।
एंड जो आपका 5 ईयर प्लान्स है उसने फर्दर इस चीज़ को स्ट्रेंथन भी करा कि हाँ ऐसा होना चाहिए। अब जो आपका सेकंड 5 ईयर प्लान है उसका यहाँ पे छोटा सा एक्सट्रैक्ट मैंने लिया है आप लोग को बेटर समझाने के लिए। एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट टेन्योर्स एंड ब्रिंगिंग द टेनेंट्स इनटू डायरेक्ट रिलेशन विद द स्टेट वुड गिव द टिलर ऑफ द सॉइल हिज राइटफुल प्लेस। मतलब कि अगर इंटरमीडिएट टेन्योरर्स जो हैं उनको हटा दिया जाए और टेनेंट्स को डायरेक्ट रिलेशन में ले आए स्टेट माने कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, तो जो सॉइल के एक्चुअल टिलर हैं जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं उन्हें अपनी राइटफुल प्लेस मिल जाएगी एग्रेरियन सिस्टम एंड सोसाइटी में, और फुल इंसेंटिव मिलेंगे अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजियस रहेगा, राइट। अब देखिए द इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद जो मेजर एम्फेसिस था वो था इंटरमीडियरीज को हटाने के लिए, बिकॉज जितने भी मनी लेंडर्स हैं यही थे जिन्होंने सिस्टम को ख़राब कर रखा था, राइट। बिकॉज ये लोग क्या हैं अभी भी अपनी ज़मींदारी की पॉलिसीज़ को एक्सटेंसिवली फॉलो करते थे, जो कि आपके पीजेंट्स हैं, पुअर पीजेंट्स हैं, उनके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं था, राइट। बट certain amendments to the existing tenancy laws were made with a view to provide security to tenants of ex-intermediaries। माने कि जो पहले रह चुके हैं इंटरमीडियरीज उनके जो टेनेंट्स हैं अब उनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाने लगी। मगर जो लीगल मेजर्स हैं इन्होंने क्या किया, उकसाया लैंडलॉर्ड्स को कि वो टेनेंट्स का मास एविक्शन करें। मतलब जितने भी टेनेंट, सब टेनेंट या फिर शेयर क्रॉपर्स थे उनको बहुत बड़े लेवल पे लैंड से निकाल दिया गया, मास एविक्शन करा गया। एंड कई सारे लीगल एंड एक्स्ट्रा लीगल दैट मीन्स यूजिंग मसल पावर को एम्प्लॉय किया गया इन लोग को मास एविक्ट करने के लिए। द हाईली डिफेक्टिव लैंड रिकॉर्ड्स द प्रेवलेंस ऑफ ओरल लीजेस, मतलब कि जो लीज एग्रीमेंट्स थे वो रिटर्न नहीं थे, राइट, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंजेबल नहीं है। जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो डिफेक्टिव थे, ठीक है, लैंड रिकॉर्ड्स वो डिफेक्टिव। जो रेंट की रिसिप्ट्स हैं कि रेंट पे किया गया है वो थी नहीं, राइट। जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनके जो राइट्स हैं उनको टेनेंट्स की इक्विवेलेंट कभी माना ही नहीं गया। एंड कई सारे ऐसे प्रोविजंस थे टेनेंसी लॉस के जिनको लैंडलॉर्ड ने यूटिलाइज करा अच्छे वकीलों के बलबूते पे कि सभी टाइप के टेनेंट्स को बहुत ही मास लेवल पे उनकी लैंड से एविक्ट कर दिया गया, हटा दिया गया। अब ऐसी टेंडेंसी को रोकने के लिए ज़रूरत थी कि स्टेट गवर्नमेंट लॉज को, कुछ ऐसे लॉज को एनेक्ट करे या एग्जिस्टिंग लॉज को अमेंड करे, ताकि आने वाले सालों में एक एडिक्वेट सेफगार्ड्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे इलीगल एविक्शन के अगेंस्ट में। एंड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलेगा टेनेंट्स एट विल जो लोग हैं, एंड साथ साथ जो इवन आपके शेयर क्रॉपर्स हैं इनको भी अच्छा खासा एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलेगा। नाउ जो टेनेंसी रिफॉर्म्स हैं इन्होंने बेसिकली 4 मेन पैटर्न्स फॉलो करे। द फर्स्ट वन वाज tenancy laws of several states including Andhra Pradesh, that is the Telangana region now, Bihar, Himachal, Karnataka, Madhya Pradesh and UP. They banned लीजिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, मतलब कि कुछ कैटेगरीज ऑफ लैंड ओनर्स को छोड़ के जो कि डिसेबल्ड कैटेगरीज हैं एग्रीकल्चर लैंड का लीज करना ही बैन कर दिया गया इन सब स्टेट्स के टेनेंसी लॉज में, राइट। इससे क्या हुआ, जो ओनरशिप ऑफ लैंड है ये जो एक्चुअल ओनर्स हैं, जो लेबरर्स हैं, जो टिलर्स हैं उन्हीं के पास रहा, लेकिन स्टिल छुपी हुई टेंडेंसी जो है वो अब भी चलती रही, बिकॉज जो ज़मींदार्स हैं, जो मनी लैंडर्स हैं वो अब भी एक्सप्लॉइट करने से बाज नहीं आए, वो अब भी अपनी प्रैक्टिस को फॉलो करते रहे। सेकेंड इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टेट ऑफ केरला। यहाँ पे क्या था, जो एग्रीकल्चरल टेनेंसी है इसे कम्प्लीटली बैन कर दिया गया विदाउट एनी एक्सेप्शन। सो वी कैन से कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया इन केस ऑफ केरला, राइट। नेक्स्ट स्टेट इन द स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, गुजरात एंड हरियाणा, राइट। यहाँ पे क्या हुआ था, टेनेंसी को एज सच तो बैन नहीं किया गया, मगर टेनेंट्स after continuous possession of their land for certain specified years acquired the right to purchase the land, ठीक है।
मतलब अगर आपको कुछ साल हो गए हैं और कुछ साल से आप कंटिन्यूस पोजेशन में हैं किसी लैंड के, तो अब आपको ये अधिकार मिल जाता है कि अब आप उस लैंड को अपने हिसाब से परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर अपने हिसाब से आप उस लैंड पे कल्टीवेशन कर सकते हैं। लेकिन इन स्टेट्स में क्या प्रॉब्लम था कि जो लीज आउट करना है लार्ज एंड स्मॉल फार्मर्स के द्वारा, ये अभी भी कंटिन्यूड था, अभी भी चल रहा था। एंड अ टेंडेंसी टूवर्ड्स रिवर्स टेनेंसी इन विच जो लार्ज फार्मर्स हैं वो लीज इन करते थे लैंड को, किनसे, मार्जिनल फार्मर्स से। और फिर उसके बाद जो पुअर लैंडलेस लेबरर्स हैं उनसे इन लार्ज फार्म्स पे काम करवाते थे, राइट। तो ये भी जो सिस्टम है ये प्रेवलेंट था, ठीक है। फोर्थ जो सिस्टम था वो था आपका स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, जहां मैंने आपको बताया था क्या, ऑपरेशन बरगा, राइट। वेस्ट बंगाल में क्या था, ऑपरेशन बरगा, मैंने आपको बताया था अपने लेक्चर में स्टार्टिंग में, ठीक है। एंड स्टेट्स लाइक उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, एरिया ऑफ द आंध्र प्रदेश, बिकॉज तेलंगाना वाले एरिया में दूसरा सिस्टम फॉलो होता था। इन्होंने क्या किया, लीजिंग आउट को तो बैन नहीं करा, जो शेयर क्रॉपर्स हैं इनको टेनेंट्स की तरीके से भी रिकॉग्नाइज करने को मना कर दिया। अब इसमें क्या है, जो वेस्ट बंगाल है उसने रिकॉग्नाइज किया शेयर क्रॉपर्स को एज टेनेंट्स, तो इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज ये फोर्थ कैटेगरी में था। लेकिन तब भी एक फीचर इसमें डिफरेंट था बाकी सारी स्टेट से, राइट। बट ये जो है 1979 में जाके लॉज में लीगलाइज हुआ बाय द लॉन्चिंग ऑफ ऑपरेशन बरगा विच आई मेंशन्ड अर्लियर, ऑपरेशन बरगा, ठीक है। Now, almost all the state governments provided for the regulation of rent, excepting Kerala, where leasing out was completely prohibited. There was only one exception in this provision of leasing code, which was Kerala, which makes this question all the more important, right? Now, the regulated or fair rent ranged between 1/4 to 1/6 of the produce. ये आपका रेगुलेटेड रेंट कह लीजिए या फेयर रेंट कह लीजिए, ये 1/4 to 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस के बराबर था। बट जो एक्चुअल रेंट था वो हमेशा ज़्यादा हुआ करता था रेगुलेटेड या फिर फेयर रेंट से, ठीक है। क्वाइट ऑब्वियस, बिकॉज कई सारे इंटरमीडिएट सब भी इन्वॉल्व थे, कई सारे जो फॉल्स प्रैक्टिसेस हैं, लाइक यू हैव बिग लैंड होल्डिंग्स हैं, स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करने की प्रैक्टिसेस हैं, या इवन जो आपके शेयर क्रॉपर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करने की टेंडेंसी है। ये सारी इलीगल प्रैक्टिसेस अभी भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट थी। नाउ इन मैनी प्लेसेस वेयर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स लीज्ड इन लैंड फ्रॉम द लार्ज और एब्सेंटी लैंड ओनर्स, द सिचुएशन कंटिन्यू टू बी एक्सप्लॉइटेटिव। जैसा मैंने आप लोग को बताया कि अगर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स लैंड को लीज इन करेंगे लार्ज या एब्सेंटी लैंड ओनर्स से, तो सिचुएशन अब भी एक्सप्लॉइटेटिव रहेगी। इसीलिए जो एक्चुअल टिलर्स हैं उनके साथ डिस्करेजिंग हो रहा था और लैंड एफिशिएंटली कल्टीवेट नहीं हो पा रही थी, राइट। तो ये सारे कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स थे। नेक्स्ट यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग्स। देखिए जो कॉन्सेप्ट है इसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर लैंड है, राइट, और कुछ लोग हैं, या लेट अस से 2 या 3 डिफरेंट लैंड के पीसेस हैं। अब इसमें क्या है, अलग अलग स्टेट के अपने अलग अलग सीलिंग के लॉस होते हैं। दैट इज़ कि एक मैक्सिमम लिमिट जो कोई भी पर्टिकुलर या तो इंडिविजुअल हो या फिर पूरी फैमिली हो या फिर ग्रुप हो या फिर कोई कम्युनिटी हो या फिर हो विलेज, ये इन सब के हिसाब से अलग अलग लेवल पे डिफाइन किए जाते हैं, राइट। इन सब में से चाहे कुछ भी हो, इनके लिए एक मैक्सिमम लिमिट है लैंड होल्डिंग के लिए, ठीक है, जिसको हम सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग भी कहते हैं। क्लियर विद दिस? नेक्स्ट इज एज पर C.H. हनुमंत राव, ठीक है, जो स्मॉल फार्म्स हैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा थी फॉर एम्प्लॉयमेंट एज कम्पेयर टू द
लार्ज फार्म्स। तो स्मॉल फार्म्स में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू द लार्ज फार्म्स एज पर C.H. हनुमंत राव। नाउ even if farms produce relatively more output per unit area, they cannot be considered more efficient in a situation of widespread unemployment। मतलब कि जो मोर आउटपुट है पर यूनिट ऑफ फार्म एरिया से अगर आउटपुट ज़्यादा भी आ जाए तब भी जो सिचुएशन है ना वहाँ पे आप उसको एफिशिएंट या बेहतर कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था कंट्री में। जैसे मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लाया हूँ सीलिंग के, जैसे है केरला का, तमिलनाडु का। फैमिली सीलिंग है 10 स्टैंडर्ड एकर्स, इंडिविजुअल सीलिंग है 5 स्टैंडर्ड एकर्स। एंड इन तमिलनाडु द सीलिंग ऑन फैमिली इज 30 स्टैंडर्ड एकर्स, इंडिविजुअल इज अगेन 30। तो यहाँ पे सेम है फैमिली एंड इंडिविजुअल की, और दोनों ही स्टेट में प्लांटेशंस को एग्जेम्पशन ग्रांट कर रखा है सीलिंग पे, कि अगर आप प्लांटेशन है आपका तो आपको सीलिंग पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। फिर आया आपका लैंड एक्ट 1961, द कर्नाटका लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1961, द महाराष्ट्र एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एंड होल्डिंग एक्ट ऑफ 1960, तमिलनाडु लैंड रिफॉर्म फिक्सेशन ऑफ सीलिंग एंड द केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट। और ये सब जो है रिजल्ट्स थे नागपुर रेजोल्यूशन ऑन लैंड रिफॉर्म के। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए पॉइंट। हाउएवर जो सीलिंग लॉस हैं वो एकदम से नहीं आए और एक साथ नहीं आए, राइट। जो ज़मींदारी का एवोल्यूशन है वो भी एकदम से नहीं हुआ, अब भी प्रेवलेंट था, सिवाय वेस्ट बंगाल जम्मू एंड कश्मीर के। कई सारे जो बेनामी ट्रांसफ़र्स होते हैं, इलीगल मनी ट्रांसफ़र्स होते हैं आउट ऑफ द कंट्री, उसके बहुत सारे कॉमन केसेस हमें देखने को मिले। दिस रिड्यूस द पोटेंशियल सीलिंग सरप्लस। जो पोटेंशियल सीलिंग सरप्लस है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए लैंड जो है वो अवेलेबल रही ही नहीं, राइट। कि अगर सपोज किसी को इनिशियली गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करने पे कम लैंड मिली है तो सेकेंड राउंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या फिर पोटेंशियल थर्ड राउंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट को ही करने का मौका नहीं मिला, तो जिसके पास कम लैंड थी वो बेचारा कम लैंड के साथ ही रह गया, राइट। आगे देखते हैं। Following categories of land were exempted from the ceiling laws। देखिए, land under tea, coffee, rubber, cocoa and cardamom plantation, then land for palm, केसरा, बेला, चमेली और रोज जो कि जैसे यूपी में है, sugar cane, cooperative gardens, colonies, tank fisheries, right। then you have tank under the orchard up to 4 hectares, पंजाब एंड हरियाणा के लिए है। देखिए कुछ हैं जो पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए हैं, तो ये आपके स्टेट पीसेस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। Land held by cooperative farming and other cooperative societies including the Land Mortgage Bank, Gallantry, Villages, Charitable, Educational, Sugarcane by state और सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे आपको एग्जेम्पशंस मिल गए थे। अब बात करते हैं भूदान एंड ग्रामदान योजना की। भूदान मूवमेंट हुआ था 51 में, इमीडिएटली आफ्टर द पीस इन द तेलंगाना आंध्र प्रदेश। एंड उसके बाद आपका हुआ था ग्रामदान मूवमेंट 57 में। ऑब्जेक्टिव क्या था? लैंड ओनर्स को बनाना, परसुएट करना और लीज होल्डर्स को कि अपने कंसर्न विलेज में कि अपने जो लैंड राइट्स हैं वो छोड़ दें, ताकि जो लैंड है आपकी वो कम्प्लीटली विलेज की प्रॉपर्टी बन जाए, मतलब अपनी भूमि का दान कर देना, दैट इज भूदान, राइट। सो इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ इगैलिटेरियन डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इगैलिटेरियनिज्म, राइट। ये जो कॉन्सेप्ट है आपका जनरली आपने एथिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वी हैव एथिक्स की प्लेलिस्ट ऑल्सो, आप वहाँ जाके भी ये कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ सकते हैं, राइट। इसमें क्या है, आप दान पुण्य में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, दैट इज इगैलिटेरियन रीडिस्ट्रीब्यूशन। एंड फॉर द पर्पज ऑफ जॉइंट कल्टीवेशन, कि आप लैंड को जॉइंट कल्टीवेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो पर्पज़ थे भूदान और ग्रामदान के। विनोबा भावे जो है बहुत कॉमन एक नाम है इन दोनों प्रैक्टिस के साथ, स्पेशली भूदान के साथ, राइट। इन्होंने क्या ट्राई किया था? प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड, क्योंकि वो जो है कम्युनिटी की लैंड होने वाली थी, उसमें हेल्प की थी थ्रू भूदान एंड ग्रामदान, राइट।
ना प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल लैंड, देखिए जितने भी कंसर्न स्टेट्स हैं उन्होंने अपने लॉज को रेटिफाई करा ताकि जो लैंड का एलिनेशन है ट्राइबल्स को वहाँ से नहीं निकाला जाए। स्केड्यूल्ड एरियाज में लैंड ट्रांसफ़र किया गया ट्राइबल्स से नॉन ट्राइबल पीपल को, राइट। और ये जो है प्रोहिबिट किया गया था लॉ के द्वारा कि स्केड्यूल्ड एरियाज में ये सब फिजिबल नहीं है, बट स्टिल ये प्रैक्टिसेस चलती रही। पर इसमें क्या है, ड्यू टू वेरियस लीगल लूपहोल्स एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर, जो ट्राइबल्स का जो है कंप्लीट लैंड का एलिनेशन तब भी होता रहा। इनफैक्ट जो लैंड का मॉर्टगेजिंग है मनी लेंडर्स को, ठीक है, इनडेप्टेडनेस के कारण कि वो अपना जो डेप्ट है वो रीपे नहीं कर पाए, पॉवर्टी हो गया, एक्विजिशन हो गया, राइट, कई सारे कारणों से लाइक यू हैव इरिगेशन, डैम्स एंड एक्सेट्रा पब्लिक पर्पसेस, इसके कारण भी काफ़ी ज़्यादा हुआ लैंड का, ट्राइबल लैंड का एलिनेशन। फिर था आपका होल्डिंग्स का कंसोलिडेशन, ठीक है, इसमें क्या है, अमलगमेशन हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ फ्रेगमेंटेड लैंड का, आपने जोड़ दिया पूरी लैंड को। ये मैं आपको वैसे बता चुका हूँ पहले भी लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो प्रेशर है पॉपुलेशन का लैंड पे और कम अपॉर्चुनिटीज होती है नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, तो इससे कई सारे सब डिवीजन होते हैं और फ्रेगमेंटेशन भी होता है। इससे क्या है, इरिगेशन मैनेजमेंट वगैरह, लैंड इंप्रूवमेंट मेजर्स सब करना मुश्किल हो गया। और ये कॉमनली आपको जो है देखने को मिला सभी स्टेट्स में एक्सेप्ट दीज स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, केरला, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, स्पेशली जो आपके एपी के अब ओरिजिनल पार्ट्स हैं, ना कि तेलंगाना के पार्ट्स, ठीक है। Next you have is the nature of legislation and the degree of success achieved varied widely, ठीक है। पंजाब एंड हरियाणा में क्या था, इट वॉज मेड कंपल्सरी, जबकि बाकी जगहों पे इट वॉज अ वॉलेंट्री। सो जो कंसोलिडेशन एक्ट्स हैं इन्होंने क्या क्या दिया, इन्होंने आपको लगभग 7 बातें बताई। पहला प्रोहिबिशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फिर आया फिक्सेशन ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड रेट, फिर आया स्कीम्स ऑफ कंसोलिडेशन, रिजर्वेशन, पेमेंट प्रोसीजर फॉर कंपनसेशन, फिलिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस एंड वन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। क्लियर विद दिस? अब देखते हैं हम इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। नंबर 1 इज जमींदार एंड जागीरदार का एवोल्यूशन हो गया। ये काफ़ी पावरफुल थे इनिशियली, जब लैंड रिफॉर्म्स आए तो ये इंटरमीडिएटरीज को जो है एक्सप्लॉइटेशन करने का मौका नहीं मिला, जो ट्रांसफ़र ऑफ लैंड है वो रुक गया, एंड जो नया प्रोप्राइटरशिप है उसमें लैंड रिफॉर्म्स में काफ़ी इनोवेशन आ गया, मॉडर्नाइज हो गया। तो जो एक्स जमींदार जागीरदार हैं उन्होंने खुद को एक्टिवली और कामों में लगा लिया, तो बेसिकली दे आल्सो हेल्प फॉर द नेशंस ग्रोथ and abolition of this system leads to increase of the new land owners, thus adding revenue to the state government। वही वाली बात है। नेक्स्ट इज लैंड सीलिंग, ठीक है, इससे क्या बेसिकली फ़ायदा होता है कि जो मार्जिनल फार्मर्स हो गए, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हो गए, स्मॉल फार्मर्स हो गए, इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो लीगली स्टिपुलेटेड लैंड है उसके बियॉन्ड किसी को भी लैंड नहीं मिल सकती थी, कोई भी, चाहे इंडिविजुअल फार्मर हो चाहे फार्म हाउस होल्ड हो, राइट। एंड इसके अलावा जो भी लैंड जैसे फैलो, अनकल्टिवेबल, इरिगेटेड एंड कल्टिवेबल लैंड है, इन सब पर भी सीलिंग जो है वो इम्पोज करी गई, ठीक है। तो ये सब जो है आपका सीलिंग एक्ट के अंदर था, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा सीलिंग एक्ट को इंट्रोड्यूस करना। कई जगहों पे सीलिंग को 18 एकर्स रखा गया, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्री में ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, और जनरली ये स्टेट टू स्टेट आपका वेरी करा। नेक्स्ट इज लैंड पोजेशन एंड सोशल पावर। देखिए, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द लैंड इज़ नॉट ओनली द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन बट ऑल्सो फॉर जनरेटिंग पावर इन द कम्युनिटी। मतलब प्रोडक्शन तो होता ही है लैंड से, कम्युनिटी में एक पावर, एक स्ट्रेंथ, एक बॉन्डिंग भी लैंड की हेल्प से बनती है। अब इंडिया में क्या था, लैंड इज ऑफन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन, दैट इज जनरेशन वाइज जनरेशन इंडिया में लैंड का ट्रांसफ़र था। हाउएवर इसमें क्या है कि जो डॉक्यूमेंटेशन है, कोई फेयर डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस जो है वो मिसिंग थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी बनाया कि जितने भी टेनेंसी के अरेंजमेंट्स हैं, जैसे कि कोई अगर लैंड का टेनेंसी का अरेंजमेंट है तो ये ऑन पेपर होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड, ठीक है, ताकि जो भी फेयर प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो हो, और कोई भी फॉल्स प्रैक्टिस लाइक एक्सटॉर्शन हो गया या ज़मींदार या जागीरदार का वापस से इन्वॉल्वमेंट हो गया, उन सबको एनकरेजमेंट ना मिले और वो सब प्रैक्टिसेस डिस्करेज हों। So to summarize, we say that land reform is a major step of government। बहुत ही बड़ा स्टेप है गवर्नमेंट का। इसने क्या किया है, जो लोग अंडर एडवर्स कंडीशन रहते हैं, जैसे कि मेनली आपके ट्राइबल्स हो गए, उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करिए। जो आपके एग्रीकल्चरलिस्ट लेबर हो गए, जो आपकी पुअर पीजेंट्री क्लास हो गई,
राइट। जो पास्टोरलिस्ट हो गए, जो आपके से टेम्पररी प्लांटेशन फार्मर्स हो गए, उन सब की बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। जो आपके शेयर क्रॉप होल्डर्स हो गए, उन सब की बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। नाउ इट इज़ बेसिकली द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड फ्रॉम दोज हु हैव एक्सेस ऑफ लैंड, राइट। बेसिकली करा क्या हमने, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करा, जिनके पास ज़्यादा था किसको दिया, जिनके पास लैंड था ही नहीं। ऑब्जेक्टिव क्या था इसके अंदर, कि इनकम एंड बार्गेनिंग पावर, बेसिकली जो इनकम है रूरल पुअर की, वो इंक्रीज की जा सके। इस मेन ऑब्जेक्टिव के साथ लैंड रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। और ताकि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उसकी हेल्प करी जाए, और जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जस्टिस किया जाए, ठीक है। जो गवर्नमेंट की लैंड पॉलिसीज़ है वो इम्प्लीमेंट की गई थी ताकि ज़्यादा राशनल यूज़ हो जो स्कार्स लैंड रिसोर्स है उनका, एंड जो कंडीशंस हैं होल्डिंग्स की उनको अफेक्ट किया जाए, सीलिंग्स लगाई जाए, ग्राउंड्स ऑफ होल्डिंग्स बताया जाए, और ये सब इकोनॉमिकली करा जाए। मेन वॉज की इट शुड बी पॉकेट फ्रेंडली एज वेल, मतलब इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। नेक्स्ट था द आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। देखिए मेन है, एक तो है आपका इक्विटी, ठीक है, बिकॉज जो मेजॉरिटी है आपकी लैंड का इंडिया में, वो माइनॉरिटी ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंजॉय कर रहे थे, तो एक इक्वल स्टेटस जो है वो मिसिंग था। तो इसी इक्वालिटी के स्टेटस को लाने के लिए जो बड़े बड़े लैंड होल्डर्स हैं, इनसे छोटे छोटे लैंड के पीसेस को लेके जो पुअर फार्मर्स हैं उनमें रीडिस्ट्रीब्यूट किए गए, एंड इनको मोस्ट प्रोबेबली जो एक प्रॉपर कंपनसेशन बनता है वो प्रोवाइड करा गया, ठीक है। नेक्स्ट था इनवर्स रिलेशन बिटवीन द लैंड साइज एंड एफिशिएंसी, ठीक है। अब देखिए लगता क्या है लोगों को कि जितना बड़ा लैंड का साइज है उतना ही उस लैंड की कल्टीवेटिंग एफिशिएंसी है, बट ऐसा होता नहीं है। पॉसिबल कि बहुत बड़ा लैंड हो बट ये कंप्लीटली बंजर लैंड हो, दैट इज़ कंप्लीटली फैलो ले लैंड हो, राइट। बट सोचिए कि एक छोटा सा लैंड है लेकिन कम्प्लीटली यहाँ पे ग्रीन कवर है, अच्छा यहाँ पे सॉइल है, सॉइल को अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिला हुआ है, सनलाइट सही आता है, नेमेटोड सही अमाउंट में है, मिनरल सही अमाउंट में है, तो ये छोटा सा लैंड भी इस बड़े लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन देगा, मतलब इस छोटे से लैंड का एफिशिएंसी ज़्यादा होगा बड़े लैंड से। तो एक इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है, लैंड साइज में और एफिशिएंसी में, राइट। नेक्स्ट इज दी ओनर कल्टीवेशन मॉडल, जो है वो ज़्यादा बेहतर है शेयर्ड क्रॉपिंग मॉडल से, ठीक है, कि एक ओनर रहेगा उसके बाद कल्टीवेशन होगा, वो बेटर रहता है शेयर क्रॉपिंग मॉडल से। तो अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आए कि लैंड रिफॉर्म्स के फेवर में क्या लिखेंगे, तो आप ये सब बातें वहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन है कि अगर आपको उसके अगेंस्ट लिखना है तो देखिए, if a centrally managed large agriculture land is divided among individual private owners, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज करी जाने वाली एक बड़ी सी एग्रीकल्चर लैंड अगर जो इंडिविजुअल लोग हैं जो कि प्राइवेट छोटे छोटे ओनर्स हैं अगर उनमें आप दे देंगे, तो जो पीजेंट्स हैं वो क्या करेंगे, वो ले लेंगे, लेकिन उनके पास एफिशिएंट रिसोर्सेज ही नहीं होंगे। वो जो फार्म मशीनरी इनको चाहिए, जो मैकेनाइजेशन इनको चाहिए, या जो भी इनको सीड क्वालिटी चाहिए, राइट, वो सब इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए वो इनके पास अवेलेबल ही नहीं होगा, राइट। तो वो कल्टीवेशन इंडिविजुअली कैरी आउट कर ही नहीं सकते, राइट। इससे क्या होता है कि जो लैंड है उसका हुआ फ्रेगमेंटेशन, कि एक बड़ा लैंड का पीस था उसको आपको छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल टुकड़ों में फ्रेगमेंट करके बांटना पड़ गया, एंड जो इनएफिशिएंसी के पॉकेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है। फॉर द लार्ज स्केल कल्टीवेशन द फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड नॉर्मली वोंट हेल्प, मतलब अगर आपको बड़ा स्केल पे करना है कल्टीवेशन तो लैंड का फ्रेगमेंटेशन ऑटोमेटिकली आपकी हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। तो जो एविडेंस है वो ये बताते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स का एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ा पॉवर्टी पे, ठीक है, कि जो गरीबी है वो एक्चुअली में कम होने की जगह बढ़ गई लैंड रिफॉर्म्स के आने के बाद। एंड पूरे लेक्चर में हमने ऐसी कई सारी बातें डिस्कस करी हैं जहाँ पे हमें ये पता भी चला है, जिसमें से एक बड़ा कारण है फ्रेगमेंटेशन एंड माल मैनेजमेंट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसके पीछे दो मेन रीजंस हैं। पहला है फ्रेगमेंटेशन ऑफ लार्ज लैंड, दूसरा है मिसमैनेजमेंट या फिर
माल मैनेजमेंट, तीसरा है फॉल्स प्रैक्टिसेस भी। सो लैंड रिफॉर्म्स लेड टू इकोनॉमिक डिक्लाइन एंड टू फूड इनसिक्योरिटी इन कंट्रीज लाइक जिम्बाब्वे। तो आप ये एग्जाम्पल भी एक टूवर्ड्स दी एंड कोट कर सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, ऑन दिस नोट फाइनली वी डन विद लेक्चर नंबर 3 ऑल्सो, राइट। तो इसी के साथ जो हमारा लैंड रेवेन्यू एंड रिफॉर्म्स का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। आई होप कोई भी डाउट आप लोग को नहीं बचा होगा इस टॉपिक में। जितना भी कुछ आपके एग्जाम में आ सकता है, चाहे वो आपका स्टेट पीसीएस हो या चाहे वो आपका यूपीएससी हो, वो सारा का सारा पोर्शन मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दिया है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, आप कमेंट्स के थ्रू डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आपके डाउट्स को डेफिनेटली क्लियर किया जाएगा। चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर दिस टॉपिक एंड अदर टॉपिक्स। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम। आई एम कुणाल, साइनिंग ऑफ।